बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने HN2 यानी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 को स्टार्ट किया है। उसमें से चैप्टर फर्स्ट को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हमारे साथ 15 डिजीज़ थे। 14 डिजीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो डिजीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑस्टियोमाइलाइटिस और ये डिजीज़ नंबर 15 है। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस जो है ना, ये एक्चुअली हमारे साथ बून के इन्फेक्शन को कहते हैं। जब बून में इन्फेक्शन हो जाए, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, जिस वजह से भी इन्फेक्शन आ जाए तो उसको हम कहते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट लेते हैं कि इस डिजीज़ में फर्दर क्या है, इसकी जो साइन एंड सिम्टम्स है वो कौन कौन से है, काजेस क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसकी फर्दर जो नर्सिंग इंटरवेंशन है, मेडिकल मैनेजमेंट है, सर्जिकल मैनेजमेंट है, ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट ज़रूर करें। ऑस्टियोमाइलाइटिस किस चीज़ को कहते हैं? जैसे कि हमने बताया कि ऑस्टियोमाइलाइटिस एक्चुअली कहते हैं इन्फेक्शन इन बोन्स। जब बोन में इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम कहते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस। ठीक है, इसकी काजेस क्या हो सकती है एंड फिजियोलॉजी क्या हो सकती है। तो इसकी काजेस और फिजियोलॉजी की बात करते हैं कि ऑस्टियोमाइलाइटिस जो है ना, ये हमारे साथ एक्चुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है बोन में। जब बोन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उस वजह से उसको हम फिर कहते हैं कि बोन में इन्फेक्शन आया है और इसको हम कहते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस। ठीक है, इट इज़ कॉमन इन डायबिटिक अल्सर। ये ज़्यादातर डायबिटिक, जितनी भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं तो उसमें ज़्यादातर ये अल्सर हो जाती है, ये जो जख्म है वो बन जाता है और उसकी वजह से फिर उसकी एम्पुटेशन भी ज़्यादातर कर देते हैं। ठीक है, और ये जो है ना, ये अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दे यानी इसकी ट्रीटमेंट ना करे तो ये हीलिंग जो है ना, ये बिल्कुल नहीं हो जाती। ठीक है, इसकी हीलिंग बहुत मुश्किल से हो जाती है और अगर इसकी ट्रीटमेंट भी ना करे तो फिर ये जगह जो है ना बिल्कुल ख़राब हो जाती है और इसको काट दिए जाते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर पाँव में या जो पाँव के बोन्स होते हैं उसमें ज़्यादा कॉमन होती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा भी होगा कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं तो उसके पाँव में ज़्यादातर अल्सर बन जाता है और उसकी वजह से फिर उसकी जो पाँव है उसको काट दिया जाता है, यानी उसकी एम्पुटेशन कर देती है। जो ऑस्टियोमाइलाइटिस है, इसकी मूड्स की तरफ आते हैं तो इसकी मूड्स को अगर देख ले तो ये ज़्यादातर जो एक्सटेंशन ऑफ बोन्स होते हैं उसकी वजह से हो जाती है। ठीक है, कंटामिनेशंस की वजह से हो जाती है, जितनी भी बैक्टीरियल कंटामिनेशंस हो गए या वायरल कंटामिनेशन उसकी वजह से हो जाती है, एंड ह्यूमेटोलॉजिकल की वजह से, चाहे वो हमारे साथ जो भी डिजीज़ हो ब्लड की तो उसकी वजह से भी ज़्यादातर ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाती है। ठीक है, ह्यूमेटोलॉजिकल यानी जो ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन होती है उसकी वजह से, जैसे कि सेप्टिसीमा वगैरह हो गए, ये सब जो है ना ये हमारे साथ ऑस्टियोमाइलाइटिस की वजह बन जाती है। ठीक है, एटियोलॉजी की तरफ आते हैं तो द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट ओपन स्टेफाइलोकोकस एरोएस। ठीक है, तो जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया होती है तो वो ज़्यादातर हमारे साथ ऑस्टियोमाइलाइटिस को काज कर देती है। आप लोगों ने एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। विच एंटर द ब्लड स्ट्रीम, जो कि एंटर हो जाती है हमारे ब्लड स्ट्रीम में और वहाँ पे इन्फेक्शन काज कर देती है, और जहाँ पे छोटा सा भी इन्फेक्शन हो तो वो उसकी एक सेंटर सा हो जाती है और उस जगह को वो बिल्कुल ख़राब कर देती है, उसमें इन्फेक्शन को काज कर देती है। उसमें अगर वाउंड ओपन है तो उसको और भी इन्फेक्शन काज हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन काज कर देती है। और जो ओपन वाउंड होती है तो वो हमारे साथ एक सेंटर बन जाती है किस चीज़ के, इन्फेक्शन की। ठीक है, और वहाँ पे ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी इन्फेक्शन ऑफ द बोन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे बोन बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और उसकी फ्रैक्चर भी अकर हो सकती है। ठीक है, इट इज़ यूजुअली फाउंड इन द टिबिया। ये ज़्यादातर टिबिया में, जो टिबिया बोन है वहाँ पे या फिबुला में हो जाती है, एंड वर्टिब्राई में भी हो जाता है। आर एट द साइड ऑफ द जॉइंट प्रोस्थेसिस, और जो जॉइंट प्रोस्थेसिस है उसमें भी ज़्यादातर हो जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है, जो बोन इन्फेक्शन है वो इस तरह से आकर हो जाती है और इस तरह से ग्रीन सा शेप परफॉर्म कर देती है, स्वेलिंग हो जाती है इसकी, एंड हीटिंग भी, ये यानी इसको फीवर भी हो जाता है, और जो मतलब बैक्टीरिया वगैरह है वो अपना इन्फेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर देता है।
इसकी फर्दर काजेज़ की अगर हम बात करें तो इसकी काज ये हो सकती है कि जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाती है, इसकी वजह से भी ऑस्टियोमाइलाइटिस काज होती है, ठीक है। दूसरा ये कि पुअरली नरिश्ड होती है उस जगह, यानी जो बंदा होता है वो ज़्यादा खुराक नहीं खाता, ठीक है, सही से विटामिन डी वगैरह की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, उस वजह से भी बून में इन्फेक्शन आ जाती है, यानी ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकती है, ठीक है। या बंदा ज़्यादा ओब्यूस्ड है, तो ओब्यूस्ड पर्सन में भी ज़्यादातर ये जो ऑस्टियोमाइलाइटिस है वो ज़्यादातर काज हो सकती है, क्योंकि उसकी बून में बहुत ज़्यादा वजन आ जाती है, उसकी बून पे प्रेशर हो जाता है और उसकी वजह से इन्फेक्शन काज हो सकती है। या अदर इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टीरियल वायरल वगैरह इन्फेक्शन हो गए तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोमाइलाइटिस काज हो जाती है। इसकी साइन एंड सिम्टम की तरफ आते हैं तो साइन एंड सिम्टम में हमारे साथ सीवियर पेन होगा जहाँ पे भी इन्फेक्शन आया है, यानी अगर वो जॉइंट हो या जो बोन हो वहाँ पे, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सवेयर पेन होगा, ठीक है। दूसरा ये कि उसमें टेंडरनेस होगी, जब उस जगह को हम प्रेस करेंगे तो उस जगह में टेंडरनेस महसूस होगी, यानी वो थोड़ा सख्त होगा और जब उसको प्रेस करते हैं तो पेशेंट को बहुत दर्द महसूस होता है, ठीक है। और जिस जगह में ऑस्टियोमाइलाइटिस आया है तो वहाँ पे फीवर भी होगी, यानी वो जगह गर्म होगी, बहुत हाई फीवर होता है एंड फीवर ऐसा होता है कि उसको चिलिंग भी महसूस होती है, ठीक है। तीसरा ये कि उसको सिप्टिसीमा होती है, सिप्टिसीमा यानी ब्लड इन्फेक्शन को हम देखते हैं, अगर ब्लड इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ऑस्टियोमाइलाइटिस काज हो सकती है। ये भी हमारे साथ एक साइन एंड सिम्टम है किस चीज़ की, ऑस्टियोमाइलाइटिस की, ठीक है। स्वेलिंग होगी, क्योंकि इन्फेक्शन आया है तो इन्फेक्शन की साइन एंड सिम्टम ये है कि स्वेलिंग होगी, ठीक है। जहाँ पे भी इन्फेक्शन हुआ है तो वो जगह बहुत स्वेल हो गई होगी, रेडनेस होगी, टेंडरनेस होगी एंड फटीग होगी, मलीस होगी एंड हेडेक भी उसी होगी, बॉडी एक भी हो सकती है, ठीक है, कार्डिया भी हो सकती है, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो सकती है। डायग्नोसिस की तरफ आते हैं तो इसकी डायग्नोसिस क्या हो सकती है, यानी इसको हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं। तो नॉर्मली जितनी भी बून की इन्फेक्शन होती है तो वो हम एक्सरे के ज़रिए से मालूम करते हैं। तो इसकी भी एक्सरे करेंगे, MRI करेंगे, CT स्कैन, ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट के ज़रिए से भी हमें पता चल जाता है, क्योंकि जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें से जो WBCs होते हैं तो वो ज़्यादातर हाई हो जाते हैं ड्यूरिंग इन्फेक्शन, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट में हम देखेंगे कि WBC जो है ना वो हाई तो नहीं हो गए हैं, अगर वो बूस्ट अप हो गए हैं बहुत कम टाइम में तो इसका मतलब ये है कि सीवियर इन्फेक्शन आ गया है, ठीक है। एक्सरे परफॉर्म करेंगे, MRI, CT स्कैन, हिस्ट्री लेंगे, ठीक है, एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। और ज़्यादातर फिजिकल एग्जामिनेशन हम उस जगह के करेंगे जहाँ पे इन्फेक्शन आया है। अगर उसमें कोई ओपन वाउंड हो गया है, ओपन सा जख्म हो गया है, तो उसमें हम देखेंगे कि कोई पस वगैरह डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर पस वगैरह डिस्चार्ज हो रहा है तो फिर इसकी ट्रीटमेंट हमारे साथ क्या होती है, अगर वो ठीक होने के लायक नहीं है तो तब हम फिर जो एम्पुटेशन है उसको परफॉर्म कर देते हैं एंड बायोप्सी करते हैं, उससे थोड़ा कल्चर टेस्ट करते हैं ताकि हमें पता चले कि इसको एक्चुअली जो डिजीज़ है वो क्या है। नेक्स्ट हमारे साथ है ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस की ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, तो इसकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ऑस्टियोमाइलाइटिस में ज़्यादातर हम एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि IV देते हैं, यानी इंट्रावेनसली देते हैं। और इसमें एंटीबायोटिक्स को क्यों देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे साथ एक बैक्टीरिया जो कि स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है उसकी वजह से ज़्यादातर ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाती है, यानी बोन इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से फिर हम एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं। और जितनी भी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसको तकरीबन 4 to 6 वीक्स तक कंटिन्यूसली उसको क्या करना है, यूज़ करना है, ताकि जितना भी इन्फेक्शन हो गया है वो कम्प्लीटली ठीक हो जाए। इसमें ज़्यादातर एक्सेस हो जाते हैं, यानी पस फ्लूइड वगैरह जमा हो जाते हैं उस वाउंड में जो कि ओपन वाउंड होता है। तो उसको फिर क्या करते हैं, नॉर्मल सिलाइन से उस जगह को थोड़ा उसकी बाथिंग कर देते हैं, और दूसरा है कि उसको साफ क्लीन रखते हैं नॉर्मल सिलाइन के ज़रिए से। अगर डेथ बोन हो गया है तो डेथ बोन या जो जितनी भी जिस जगह की भी डिब्रिस हो गई है, यानी उस जगह जिस जगह की भी तबाही हो गई है या उस जगह की बिल्कुल हाथमा हो गई है, उस जगह की डेथ टिश्यूज़ उसमें बन गए हैं, तो उसको हम क्या कर देते हैं, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, उसकी एम्पुटेशन को कर देते हैं, यानी उस जगह को हम काट देते हैं। फिर द अफेक्टेड लिम्फ इज इमोबिलाइज्ड
फॉर कंप्लीट रेस्ट। और जिस जगह में भी ये इफेक्ट आया है, जिस जगह में भी ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गई है, तो उस जगह को आपने क्या करना है, बिल्कुल इमोबिलाइज्ड रखना है, उसको एक जगह से मतलब उसको हिलाना नहीं है, ठीक है, और उसकी मूवमेंट नहीं करनी है, ताकि उसको कंप्लीट रेस्ट मिल जाए। और जब उसको कंप्लीट रेस्ट मिल जाती है तो वो ठीक हो जाता है। समटाइम एम्पुटेशन इज़ द ओनली क्योर। और कभी कभार ऐसा होता है कि जो ऑस्टियोमाइलाइटिस है वो इतना सिवियर केस बन जाता है, उतना सीरियस केस बन जाता है कि इंसान को जान को खतरा हो सकती है, बॉडी के अदर पार्ट को खतरा हो सकती है। तो इस दौरान फिर हम क्या कर देते हैं, एम्पुटेशन को अगर कर देते हैं। उसकी जो ओनली केयर होती है, जो ओनली ट्रीटमेंट होती है, तो वो एम्पुटेशन होती है। नर्सिंग इंटरवेंशन की अगर बात करें तो अब इसकी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या हो सकती है। नर्सिंग इंटरवेंशन में हमारे साथ है कि प्रोमोट बेड रेस्ट। पहले हम क्या करेंगे, हमारा काम जो है वो हम बिल्कुल उसको बेड रेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपने अपना जो बेड रेस्ट है वो बिल्कुल प्रमोट करना है, बहुत ज़्यादा कर देना है, क्योंकि जिस जगह में भी ऑस्टियोमाइलाइटिस आई है ताकि उस जगह की मतलब मूवमेंट ना हो जाए, ठीक है, वो बिल्कुल इमोबिलाइज रहे। असेस न्यूट्रिशन नीड, जितनी भी न्यूट्रिशनल नीड है उसको हमने असेस करना है और उसको लिखना है कि आपने विटामिन डी, विटामिन सी वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं ताकि आपका बोन मजबूत रहे। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एज ऑर्डर। अगर एंटीबायोटिक्स उसको प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर के मुताबिक, अगर उसने मतलब डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्राइब किया है कि एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज़ करे, तो फिर आपने क्या करना है, उसको एडमिनिस्टर कर देने हैं। जितनी भी उसको मतलब बीडी में देना है, टीडीएस में देना है, तो वो अपने फिर एडमिनिस्टर कर देना है। अगर उसको कोई पेन किलर वगैरह या पेन रिलीफ के लिए कोई मेडिकेशन दी गई है या ऑर्डर दिया है, तो वो भी आपने क्या करना है, एडमिनिस्टर कर देना है। मॉनिटर एंड रेस्ट वाउंड। अगर उसका वाउंड बन गया है तो उसको आपने क्या करना है, मॉनिटर करना है, देखना है और फिर उसको रेस्ट करना है एज ऑर्डर, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। एनकरेज आउट ऑफ बेड एक्टिविटी। और जितनी भी बेड एक्टिविटी है तो उसको आपने क्या करना है, एनकरेज करना है। प्रोवाइड डीप वेनस थ्रोम्बोसिस एंड प्रेशर सोर्स प्रोपाइलेक्सिस। अगर उसको कोई डीप वेनस थ्रोम्बोसिस वगैरह की चांसेस है या कोई प्रेशर सोर्स की यानी प्रेशर अल्सर की या कोई जख्म वगैरह के चांसेस है, तो आपने प्रोपाइलेक्सिस यानी वो मेडिसिन देने हैं जो कि उसको डीप वेनस थ्रोम्बोसिस से बचाए रखे और दूसरे एक के प्रेशर अल्सर से बचा रखे, ठीक है। एजुकेट पेशेंट अबाउट मेडिकेशन कंप्लेंट्स। और जितने भी पेशेंट को मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गए हैं तो उसके बारे में आपने क्या करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है, पेशेंट को पेशेंट को काउंसलिंग करना है ताकि उसको पता चले कि ये मेडिकेशन किस चीज़ के लिए है और किस टाइम में लेना है। अब जितनी भी डिजीज़ हमने पढ़े जो कि ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स थे सारे, उसमें से जितनी भी डिजीज़ हमने पढ़े तो इन सब की नर्सिंग डायग्नोसिस क्या हो सकती है, ठीक है। जो 15 डिजीज़ हमने पढ़े तो उस सब की नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पे दिया गया है। द मोस्ट फ्रिक्वेंट डायग्नोज जितनी भी ऑर्थोपेडिक डिजीज़ है उसकी क्या क्या हो सकती है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो सकती है, क्योंकि जो डिजीज़ है वो आया है, ऑर्थोपेडिक डिजीज़ आया है यानी बोन में डिजीज़ आया है, तो उसकी वजह से रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो सकती है पेशेंट को। एम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी हो सकती है, सीवियर पेन हो सकती है, ठीक है, चाहे वो बोन फ्रैक्चर हो, स्ट्रेन हो, जो चीज़ भी हो बोन की, तो उसमें क्या हो सकती है, सीवियर पेन, एम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी एंड सेल्फ केयर डिफिशिएंसी हो सकती है। उस वजह से उसकी जो ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स है वो ज़्यादा हो सकती है जब उसकी सेल्फ केयर कम हो, ठीक है, क्योंकि हाइजीन वगैरह नहीं होती है और उस वजह से उसकी जो जख्म है या जो इन्फेक्शन है वो सवेर से सवेर होता जा रहा है और फिर उसके बाद उसकी एम्पुटेशन कर देती है। एम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, और उसकी जो फिजिकल मोबिलिटी होती है वो ठीक नहीं होती, उस वजह से भी ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है, बन जाते हैं। लैक ऑफ नॉलेज होती है एंड रिस्क ऑफ पेरिफेरल न्यूरोवेस्कुलर डिसफंक्शन। और जब पेरिफेरल न्यूरोवेस्कुलर डिसफंक्शन हो यानी उसकी फंक्शन सही से ना हो तो उस वजह से भी, उसकी रिस्क की वजह से भी क्या हो सकती है, ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स ज़्यादा हो सकती हैं। चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट यूनिट था वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर इस चैप्टर में कोई भी मुश्किलात हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ तक हमारा जो यूनिट 1 था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इशू हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।